हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर दिया है। आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड। तो लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट कर दिया था जो कि सर्कल से रिलेटेड था, प्लस उसमें हमने सिमेट्री वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत जाना था। उसके बाद मैंने आप लोगों को बोला था कि जो ये फिगर इट आउट के क्वेश्चन है, इसमें हर चैप्टर के फिगर, ये थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाले क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम इन्हें एक सेपरेट वीडियो में करेंगे ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए आज हम जो पेज नंबर है आपके पास 94, उसके थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाले 3 क्वेश्चंस हैं, इनको करते हैं। देखो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं यहाँ पर, व्हाट आर द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर में रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री डज इट हैव। इसके अंदर बताओ कितनी रिफ्लेक्शन सिमेट्री होती है। व्हाट अबाउट अ रेगुलर पेंटागन एंड अ रेगुलर हेक्सागन। अगर मैं स्क्वायर के अलावा पेंटागन और हेक्सागन की बात करूं तो आप उसमें भी बताओ कि उसमें कितनी सिमेट्रीज मेरे पास रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज होती हैं। सबसे पहली बात तो रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है स्क्वायर के अंदर। तो स्क्वायर के अंदर 4 रोटेशनल सिमेट्री होती है क्योंकि उसकी सारी साइड सेम होती है। तो आप उसे किसी भी डायरेक्शन में भी घुमा दो तो वो हमेशा आपके पास सेम फिगर आएगी। 90 डिग्री पे रोटेट करो, 180 पे, 270 पे, 360 पे सेम आएगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, सिंपल सा आपको यहाँ आंसर उसका लिखना है। तो आप पहले क्या करोगे, यहाँ पर चाहो तो थोड़ी सी छोटी सी एक स्टेटमेंट आप यहाँ पर दे सकते हो। क्या स्क्वायर मैचेस इटसेल्फ ऑन रोटेशन थ्रू। आप किस तरीके से निकाल सकते हो यहाँ पर, थ्रू 90 डिग्री पे रोटेट करोगे तब भी सेम आएगा, 180 पे रोटेट करोगे तब भी सेम आएगा, 270 पे रोटेट करोगे तब भी, एंड 360 पे रोटेट करोगे तब भी आएगा। तो इसका मतलब मैं कह सकती हूँ, सो इट हैज़ 4 रोटेशनल सिमेट्री। तो इसका मतलब इसके अंदर 4 रोटेशनल सिमेट्री होती है क्योंकि इसकी सारी साइड हमारे पास सेम होती है। क्लियर। उसके बाद वो उसकी रिफ्लेक्शन सिमेट्री की भी बात कर रहा था यहाँ पर। तो जितनी रोटेशनल सिमेट्री है फिर रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी 4 होगी। अगर मैं यहाँ एक स्क्वायर बना देती हूँ तो 2 तो इसके डायगोनल्स हो जाएंगे, देन एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल हो जाएगी। रिफ्लेक्शन सिमेट्री मतलब होता है लाइन ऑफ सिमेट्री की जो मिरर इमेज दिखाती है। तो बस इसके साथ साथ यहाँ पर ये भी लिख सकते हो। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपके पास, यहाँ पर ये सेकेंड पॉइंट हो गया। इट हैज़ 4 लाइन ऑफ सिमेट्री या 4 लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री लिख सकते हो। 4 लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री, सिमेट्री यहाँ पर लिख देते हैं। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया। अब इसमें हमसे उसके साथ साथ 2 चीज़ें और पूछ रहा था। वो 2 चीज़ें हमसे यहाँ पर क्या पूछ रहा था, एक हमसे पूछ रहा था यहाँ पर व्हाट अबाउट रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन क्या होता है। पेंटागन वो होता है जिसमें 5 साइड होती हैं, ठीक है। और रेगुलर का मतलब होता है उसकी पांचों साइड जो है वो सेम होती है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि उसमें जो रोटेशनल सिमेट्री होगी वो 5 होगी और जो रिफ्लेक्शन सिमेट्री होगी वो भी 5 होगी क्योंकि उसकी पांचों साइड यहाँ पर सेम है। तो आप सिंपली उसको भी यहाँ पर लिख सकते हो। ये आपका फर्स्ट स्क्वायर का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ अपने रेगुलर पेंटागन की, तो मैं यहाँ पर एक बार लिख देती हूँ कि हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर अपने रेगुलर पेंटागन की, ठीक है। तो इसके अंदर आप कह सकते हो इट हैज़ 5 रोटेशनल सिमेट्री। इसमें 5 रोटेशनल सिमेट्री होती है। अगर हमसे एंगल पूछता है कितने डिग्री की होती है रोटेशनल सिमेट्री, तो कितने कौन कौन सी होती है, दैट इज़ एक 72 डिग्री पे होती है, ठीक है, एक 144 डिग्री पे होती है, एक 216 डिग्री पे होती है, देन एक 288 डिग्री पे होती है, एंड द लास्ट वन इज़ 360। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे निकलती है, हम कैसे निकालेंगे अगर कोई और आ गया रेगुलर पेंटागन या हेक्सागन के अलावा। तो आपको कुछ नहीं करना, 360 जो है अगर आप इसको 5 से डिवाइड करते हो, क्योंकि 5 से हम इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं। तो देन यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3 7 जा 35 72। तो इसका मतलब हर एक एंगल 72 डिग्री का है। तो फर्स्ट 72 है, सेकंड में मैंने 72 प्लस किया तो 144 आ गया, देन 72 प्लस किया तो 216 आ गया, फिर 288 एंड देन 360 आ गया। तो इसमें 5 रोटेशनल सिमेट्री होती है और साथ के साथ इट हैज़ 5 लाइन ऑफ कौन सी सिमेट्री होती है, रिफ्लेक्शन सिमेट्री। तो 5 लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री। तो जब भी आपके पास
एक ऐसी ऑब्जेक्ट एक ऐसी शेप हो जिसकी सारी साइड सेम हो, तो उस केस में आप क्या करते हो, यहाँ पर जिसकी भी आपके पास सारी साइड सेम हो ना, तो बस आप ये समझ लेना जितनी उसमें साइड होती है ना उतनी ही रोटेशनल सिमेट्री और उतनी ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ठीक है ना। अब आप यहाँ पर रेगुलर पेंटागन निकाला है, तो सिमिलरली अब आप यहाँ पर रेगुलर हेक्सागन का बहुत आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि हेक्सागन में 6 साइड होती हैं। जब उसमें 6 साइड होती है तो उसमें 6 ही रोटेशनल सिमेट्री होगी और 6 ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि इट हैज़ 6 रोटेशनल सिमेट्री। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि रोटेशनल सिमेट्री आप कैसे निकालोगे। अब अगर आप 360 को क्या करोगे, यहाँ पर 6 से डिवाइड करोगे तो आपके पास पता चल जाएगी किस किस तरीके से आप उसे रोटेट करोगे। दैट इज़ पहली वाली 60 होगी, देन उसके बाद इसमें 60 प्लस किया 120, फिर 60 प्लस किया 180 हो गया, फिर इसके अंदर 60 प्लस किया तो 240 हो गया, देन उसमें प्लस किया तो 300 हो गया, और उसके बाद 360 हो गया। ठीक है। और लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करूं तो अगेन इसमें भी 6 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन है। इट हैज़ 6 लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री। क्लियर है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, जो आपके पास थिंक एंड रिफ्लेक्ट का था। नाउ अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें आपसे क्या कह रहा है, आपसे वट इज़ द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 5 यूनिट, इज देयर आर स्मॉलेस्ट कॉर्ड। कह रहे कि लेंथ ऑफ अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड बताओ सर्कल की, अगर रेडियस 5 यूनिट है तो अगर आपको याद हो कि जब हमने लास्ट क्लास में सर्कल का कंसेप्ट किया था, तो उसमें हमने जाना था कि जो हमारी डायामीटर होती है, जितनी भी डायामीटर होती है वो कॉर्ड भी होती है, पर हर एक कॉर्ड जो है वो हमारे पास जो है डायामीटर नहीं होती। जाना था ना ये हमने। तो इसका मतलब जो मेरी लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है वो मेरी क्या होती है, डायामीटर होती है। तो सबसे पहली बात तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज द डायामीटर। सर्कल की जो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है ना, हम उसको डायामीटर ही बोलते हैं। हमने इसलिए बोला क्योंकि हमारे को यहाँ पर फाइंड करनी है। अब मुझे यहाँ पर क्वेश्चन में रेडियस गिवन है, रेडियस मुझे 5 यूनिट्स गिवन है, तो यहाँ से मैं डायमीटर ईजिली निकाल लूँगी, क्योंकि डायमीटर मुझे पता है रेडियस का ट्वाइस होती है। तो इसका मतलब 2 इंटू में 5 कर देंगे तो मेरी डायमीटर निकल गई 10 यूनिट्स। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड मेरे पास आ गई, उसकी लेंथ यहाँ पर वो आ गई, लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज 10 यूनिट्स। एक पार्ट तो इसका क्लियर हो गया। ठीक है। पर एक और चीज़ आपसे पूछी गई है, इज़ देयर आ स्मॉलेस्ट कॉर्ड, क्या कोई स्मॉलेस्ट कॉर्ड भी है। तो देखो आप ऐसा कह सकते हो कि इसमें कोई भी स्मॉलेस्ट कॉर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कॉर्ड है वो धीरे धीरे छोटी होती जाती हैं, स्मॉल होती जाती हैं, जैसे जैसे वो क्या करती हैं, क्लोजर टू द एज ऑफ द सर्कल, सर्कल के पास जाती रहती है। मान लो ये मेरी लॉन्गेस्ट कॉर्ड है क्योंकि ये डायमीटर है। अब जैसे जैसे आप इसको बिल्कुल पास लेते जाओगे तो देखो ये छोटी होती जा रही है ना। तो इसका मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि एकदम एग्जैक्ट कोई भी छोटी कॉर्ड नहीं है। तो देयर इज नो स्मॉलर कॉर्ड, बिकॉज रीजन मैं यहाँ पर दे देती हूँ, कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन स्मॉलर एंड स्मॉलर कब होती है, वो छोटी कब होती जाती है, जैसे जैसे वो मूव करती रहती हैं, एज दे मूव क्लोजर टू द एज ऑफ द सर्कल। एज मतलब उसकी साइड, ये इस कर्व की साइड पे आ जाती हैं, एज ऑफ अ सर्कल। क्लियर हो गया सेकंड क्वेश्चन भी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, देन ये थिंक एंड रिफ्लेक्ट के क्वेश्चन कंप्लीट है। कह रहे द लोकस ऑफ अ पॉइंट एट अ गिवन डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट इज अ सर्कल। व्हाट कैन वी से अबाउट द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 गिवन पॉइंट्स। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना। इसमें आपसे कह रहे हैं द लोकस ऑफ अ पॉइंट एट अ गिवन डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट इज अ सर्कल। कह रहा है एट अ गिवन डिस्टेंस, मान लो एक प्रॉपर डिस्टेंस ऐसे यहाँ आपको दे रखा है, फ्रॉम अ गिवन पॉइंट इज अ सर्कल, ये एक सर्कल है पूरा। नाउ व्हाट कैन बी से अबाउट द लोकस ऑफ द पॉइंट, उस लोकस ऑफ द पॉइंट के बारे में आप क्या कहोगे जो इक्वी डिस्टेंस पे होगा फ्रॉम 2 गिवन पॉइंट्स, 2 गिवन पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस पे। एक हिंट भी इन्होंने आपको यहाँ पर दे दी है, वो हिंट आपको क्या दी गई है
We know that any point that is equidistant from two given point A and B lie on the perpendicular bisector of A and B. कह रहे अगर हमारे पास दो पॉइंट्स है A and B, तो जो इक्विडिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट होता है वो किस पे लाई करता है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब इस पे कहीं पर भी ये पॉइंट लाई करेगा, यहाँ लाई करे, यहाँ लाई करे, यहाँ, वो हमेशा इक्विडिस्टेंस पे होगा। Does this make the perpendicular bisector the locus? For this we have to show that all the points on the perpendicular bisector are equidistant from A and B. तो अगर हम ये बता दें कि A और B से जितने भी उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पॉइंट्स होते हैं वो इक्विडिस्टेंस पे होता है, तो जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है वो हमारा यहाँ पर प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमको छोटी सी स्टेटमेंट लिखनी है। वो क्या, तो यहाँ पर मैंने लेट कर लिया कि लेट द टू पॉइंट्स बी ए एंड बी। वही दो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर अपने ए और बी ले लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, अ पॉइंट दैट इज एट द सेम डिस्टेंस, ये ए आपके पास यहाँ पर, एंड बी लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो कह रहे कोई भी जो भी पॉइंट होगा जो सेम डिस्टेंस से होगा ए और बी के सेम डिस्टेंस पे होगा, वो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही लाई करेगा। ऑल्सो एवरी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए एंड बी, ए और बी का जो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा उस पर जो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है आपने, उस पर जितने भी पॉइंट्स है वो हमेशा ए और बी से इक्वी डिस्टेंस पे होंगे, इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। इक्वी डिस्टेंस का मतलब भी ये होता है इक्वल डिस्टेंस। Therefore, the locus of all points equidistant from two given point is the perpendicular bisector of line segment joining them. तो हम कह सकते हैं कि जितने भी पॉइंट्स है द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स जो भी है जो उन दो पॉइंट्स से इक्विडिस्टेंस पे है, वो किस पे है, इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसी लाइन सेगमेंट के। क्लियर, तो यहाँ पर आपको ए लिखना है, यहाँ पर आपको बी लिख देना है, तो ये ए बी है। तो ये छोटी सी स्टेटमेंट है जो आपको इस क्वेश्चन के अंदर लिख देनी है। कंप्लीट। तो ये थे हमारे पास थिंक एंड रिफ्लेक्ट के क्वेश्चन। कहीं भी दिक्कत लगे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास में अपना नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।